नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपकी आगामी परीक्षाओं दोस्तों आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और टीचर्स एग्जाम सहित दोस्तों सभी केंद्रीय और राज्य स्तर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। दोस्तों तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों आज इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं जो है प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों आज ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों आठ प्रश्नोत्तरी 8 नंबर की प्रश्नोत्तरी है। दोस्तों देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 1 पे पूछा गया है कि जो है ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। दोस्तों बताना ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। और दोस्तों 4 ऑप्शन दिए। दोस्तों ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों। तो दोस्तों जो है ऊन बाह्य पदार्थों से विकिरण ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। दूसरा ऑप्शन दिए दोस्तों ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती। तीसरा दिया है दोस्तों ऊन ऊष्मा का कुचालक होती है। और चौथा दिया दोस्तों ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो दोस्तों बताना ऊन जो है हमारे शरीर को गर्म रखती है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है सी। ऊन जो है दोस्तों ऊष्मा की कुचालक होती है दोस्तों, जिससे ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है और ना ही दोस्तों अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है, जिससे कि हमें जो है गर्म कपड़े जो है दोस्तों हमें दोस्तों गर्म बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊष्मा जो है ऊन जो है दोस्तों ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। कुचालक दोस्तों वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर आने देते हैं, ना अंदर की ऊष्मा बाहर जाने देते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दो देखते हैं। प्लांक नीयतांक की यूनिट क्या है। दोस्तों प्लांक नीयतांक की विमा बतानी है। जूल सेकंड स्क्वायर, जूल पर सेकंड, जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड -2 और जूल सेकंड। तो दोस्तों बताना प्लांक नीयतांक की विमा क्या है। तो दोस्तों प्लांक नीयतांक की विमा है दोस्तों जूल सेकंड। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या पूछा है। माध्यम के तापमान में वृद्धि से प्रकाश की गति दोस्तों बताना क्या होती है। सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है, या दोस्तों घटती है, या दोस्तों बताना है कि बढ़ती है। तो दोस्तों बताना माध्यम के तापमान में वृद्धि से दोस्तों जब माध्यम में दोस्तों तापमान में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, तो हमारा जो प्रकाश की गति दोस्तों वैसी ही रहती है, ना तो घटती दोस्तों और ना ही बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। जैसे चौथे में क्या पूछा है। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है। दोस्तों बूंद जो गोल होती है और दोस्तों इसका गोलाकार होने का जो महत्वपूर्ण कारण दोस्तों पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण जो क्या होती है, जो वर्षा की बूंद होती है दोस्तों वो गोलाकार हो जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो जो पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव जो है दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना चाहता है। दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल जो है दोस्तों गोले का होता है, इसलिए जो है बूंद जो है गोलाकार रूप धारण कर लेती है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप होता है उसको बताना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ध्वनि का अध्यारोपण, दूसरा दिया दोस्तों ध्वनि का अपवर्तन, तीसरा दिया दोस्तों ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि का व्यतिकरण। तो दोस्तों जो डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप होता है वो दोस्तों बताना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ध्वनि का परावर्तन। जो दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है कि जो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, क्योंकि वह किस बताना कौन सा दोष है दोस्तों उसकी आंखों में। निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसका 6वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है निकट दृष्टि दोष। अब दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको भी समझते हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसको अब अच्छे से समझना दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7वां देखते हैं। पत्थर की ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। दोस्तों बताना पत्थर को ठोकर जब मारते हैं
तो व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए, वेग, संवेग, जड़त्व और प्रतिक्रिया। तो दोस्तों जो पत्थर पर जब हम चोट मारते हैं दोस्तों, तो जो उसमें चोट लगने का कारण दोस्तों प्रतिक्रिया। दोस्तों प्रतिक्रिया बल के कारण ऐसा होता है। दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम है, ये जो प्रतिक्रिया जो दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया में बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। फिर इसके बाद 8वां देखते हैं दोस्तों, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन व रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन है? दोस्तों बताना, वायु की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, नमी है, उसका रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में का राइट आंसर बताना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में का राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हाइग्रोमीटर। तो इसको आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लें दोस्तों कि वायु की जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों लैक्टोमीटर का उपयोग दोस्तों दूध की शुद्धता नापने में किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का उपयोग दोस्तों वायु दाब मापने में किया जाता है। फिर इसके बाद 9वां देखते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? तो दोस्तों बताना है इसमें ऐसा क्यों लगता है कि खुले में लगी आग को तेज पवन भड़का रही है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, क्योंकि आग पर और उसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है, क्योंकि पवन के साथ धूप कण आते हैं, क्योंकि आसपास की गर्म वायु जब ऊपर उठती है दोस्तों, तो ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है जो है हमारा सी। क्योंकि जब आसपास की जो गर्म वायु दोस्तों ऊपर उठती है, तो ठंडी वायु क्या करती है? प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा दोस्तों क्या करती है? प्रभाव डालती है। तो इसके बाद दोस्तों 10वां देखते हैं। तो इसके बाद 10वें में क्या पूछा गया है? निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निमज्जित वस्तु का मतलब होता है दोस्तों पानी में डूबी हुई वस्तु। निमज्जित पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? राडार, सोनार, क्वाशर और पल्सार। दोस्तों पानी में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए दोस्तों सोनार नामक उपकरण का प्रयोग किया दोस्तों। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों SONAR। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोस्तों इसकी सहायता से पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में क्या पूछा गया? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तारे जो है टिमटिमाने का जो कारण है वो बताना है। प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन और दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों तारों के जो टिमटिमाने का कारण है दोस्तों वो है अपवर्तन। अपवर्तन की जो घटना के कारण दोस्तों तारे क्या होते हैं? रात में टिमटिमाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12 देखते। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और दोस्तों ये प्रश्न उत्तरी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? दोस्तों बताना कांच की जो कौन सी किस्म है तापरोधी है? हार्ड कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच और बोतली कांच। दोस्तों बताना 12 का राइट आंसर। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर दोस्तों सी पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच दोस्तों वो जो है तापरोधी कांच के अंतर्गत आता है। दोस्तों बताना मेसान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों मेसान एक कण है, बताया जाता है कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में और लेजर बीम में। तो दोस्तों जो मेसान जो कण है दोस्तों लेजर बीम में पाए जाते हैं, लेजर किरणों में पाए जाते हैं दोस्तों मेसान। आप याद रखेंगे मेसान एक कण है जो लेजर बीम में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं दोस्तों। जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाता है तो किस बात की संकेत करता है? गर्म मौसम, शांत मौसम, तूफान और शुष्क मौसम। तो दोस्तों जब वायु दाब मापी में जो पाठ्यांक अचानक गिर जाता है दोस्तों, तो इससे जो है हमें जो जिस मौसम का दोस्तों संकेत मिलता है वो दोस्तों हमारा मौसम है दोस्तों तूफान के मौसम का संकेत मिलता है दोस्तों जब वायु दाब मापी में जो पारा जो होता है दोस्तों वो अचानक नीचे गिर जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? प्रतिरोध दोस्तों इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ओम है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों। प्रतिरोध जो धारा के बहने में दोस्तों जो रुकावट उत्पन्न करता है दोस्तों उसे प्रतिरोध कहा जाता है और दोस्तों इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है दोस्तों? बताना ब्लीचिंग पाउडर क्या है? स्कंदक है, प्रतिरोधी है, प्रतिजैविक है और रोगाणुनाशी है। दोस्तों बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार का पदार्थ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है रोगाणुनाशी।
दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जो है कीटाणुनाशी या रोगाणुनाशी पदार्थ है। इसका उपयोग दोस्तों जल को शुद्ध करने में किया जाता है। और दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो दोस्तों होता है CaOCl2। इसको दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं दोस्तों। 17 का बताना राइट आंसर। 17 में क्या पूछा गया दोस्तों? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड दोस्तों मिश्र धातुएं दी हैं और एक साइड दोस्तों उनके संगठन दिए हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी। तो कांसा है दोस्तों, कांसे का संबंध है दोस्तों तांबा और टिन से। कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बनता है दोस्तों। और दोस्तों जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों मिलकर बनता है तांबा, जिंक और निकिल। और दोस्तों जो है मुद्रण धातु होती है वो बनती है दोस्तों सीसा, एंटीमनी और टिन से। और दोस्तों पीतल जो मिश्र धातु है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है दोस्तों। पीतल जो है तांबा और जिंक। दोस्तों तांबा 80% होता है और प्योर जिंक होता है दोस्तों 20%। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 18 देखते हैं। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? दोस्तों प्रश्न 18 पूछा गया कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? पेट्रोल द्वारा, एल्कोहल द्वारा, H2O2 द्वारा और ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का राइट आंसर बताइए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से दोस्तों कपड़ों पर जंग के दाग क्या होते हैं? हटाए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 19वां देखते हैं। निम्नलिखित में से वे तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? बताना दोस्तों कौन से तत्व हैं जिनकी सहायता से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? कार्बन और सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो बताना कौन सा तत्व है जिसकी सहायता से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो दोस्तों है कार्बन और हाइड्रोजन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक बताना है कौन सा है? प्रोपेन, मीथेन, एथेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन है और इसका सूत्र होता है दोस्तों CH4। इसका दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रेफ्रिजरेटरों में, धुलाई मशीन में, माइक्रो ओवन में और सौर हीटरों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं दोस्तों इनको शॉर्ट में CFC कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं दोस्तों इनको। और इनका जो उपयोग जो है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा गया दोस्तों धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताना धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो दोस्तों जो धूम्र बम बनाने के लिए दोस्तों जो जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस का दोस्तों NaOH के साथ जब गर्म करते हैं दोस्तों तो धूम्र बम बनता है दोस्तों। रिंग की वलय के आकार के दोस्तों छल्ले बनते हैं जिनको धूम्र बम कहा जाता है। कैथोड किरणें बताना दोस्तों किस प्रकार की किरणें? विकिरण है, अल्फा कणों का स्टीम है, इलेक्ट्रॉनों की स्टीम है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉनों की स्टीम है, इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 में बताना प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का, स्टायरीन का, ब्यूटाडाइन का और एथिलीन का। तो दोस्तों प्राकृतिक जो रबड़ बहुलक है वो दोस्तों है हमारा आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रबड़ दोस्तों आइसोप्रोपीन का बहुलक है, इसको आप याद करेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 25 में देखते हैं उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा और एल्युमिनियम। दोस्तों उर्वरक के निर्माण में दोस्तों तीन तत्वों का प्रयोग किया है दोस्तों NPK, नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम। तो दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों इसमें दिए गए विकल्प में जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो पोटेशियम। इन तीनों तत्वों का उपयोग दोस्तों उर्वरक बनाने में किया जाता है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद भोज का क्या कारण है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद भोज का क्या कारण है? गंदे पानी को विसंक्रमित करना, जलांश को हटाना, गंदे पानी को वातित करना, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं? दोस्तों बताना कौन सा ऐसा तत्व इसमें यौगिक है जो कि वायु का प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हाइड्रोकार्बन दोस्तों जो है प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता। प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पेंसिलों के बनाने में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, काली राख, अस्थि कोयला और चारकोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो हमारा है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग दोस्तों पेंसिल बनाने में किया जाता है दोस्तों। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा या विद्युत का दोस्तों कुछ अलग होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, स्वतंत्र, योजक या सहक्रिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है प्रतिरोध, इसे प्रतिरोध कहा जाता है दोस्तों। तो इसका तीसरे अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? दोस्तों बताना, जो अल्फा कण होता है दोस्तों हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। 30 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा ए है। अल्फा कण जो होता है दोस्तों हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, और दोस्तों इसके हीलियम परमाणु का जो सूत्र होता है वो 2He4। फिर इसके बाद 31 में देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का विकल्प करें। दोस्तों एक साइड दी है रोग और दोस्तों एक साइड दी है विटामिन। तो दोस्तों बताना किस कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बेरी जो दोस्तों बेरी रोग होता है वो दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। रिकेट्स जो होता है दोस्तों ये सूखा रोग कहलाता है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि पेलाग्रा रोग दोस्तों विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 32। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है। दोस्तों पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ करता है? बताना दोस्तों, फल में, तने में, जड़ में या पत्तियों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पत्तियों में। पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रहण दोस्तों पत्तियों में करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 में क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 33 पूछे प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है बताना है। 4 ऑप्शन दिए, पादपों के तने में, पादपों की जड़ों में, पादपों के सभी भागों में, पादपों के हरे भाग में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण दोस्तों एक क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की अवधि पौधे के सिर्फ हरे भागों में होती है, क्योंकि हरे भागों में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दर्द का निवारण करता है? दोस्तों बताना है डिसिफेंटेंट, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक और दोस्तों चौथा एनाल्जेसिक। तो दोस्तों बताना कौन सा जो है दर्द का निवारण करता है, कौन सा पदार्थ? दोस्तों इसमें राइट आंसर बताना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है एनाल्जेसिक, इसका राइट आंसर। तो एनाल्जेसिक जो होते हैं वो दोस्तों दर्द निवारक के काम आते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 दोस्तों मानव हृदय का pH मान बताना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर कई एग्जामों में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं तो बराबर हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। मानव हृदय का pH बताना दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों मानव हृदय का pH मान होता है देखो 7.4, इसको आप याद ही कर लें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 देखते हुए मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? दोस्तों बताना मक्खी से कौन सी बीमारी? आंत ज्वर, फ्लू, मलेरिया और आम सर्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आंत ज्वर। आंत ज्वर जो होता है दोस्तों मलेरिया, ये जो मक्खी से फैलता है दोस्तों। एक समान मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई एक समान मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। 23 जोड़े का मतलब दोस्तों 46। इसका राइट आंसर दोस्तों 37 का ये है राइट आंसर। प्रश्न के बाद दोस्तों ये फूल सुगंध छोड़ते हैं वायु को शुद्ध करने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है। कीटों को आकर्षित करने के लिए दोस्तों फूल जो है सुगंध को छोड़ते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें, हम आपके लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी की दोस्तों रोज़ प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और हमें इसी तरह दोस्तों अपना प्रेम और सहयोग देते रहें। हम आपके लिए जो है कुछ दोस्तों डेली कुछ ना कुछ जो है नए टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। कौन सी रक्त वाहिकाएँ होती हैं दोस्तों जो रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती हैं? दोस्तों बताना कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती हैं? फुफ्फुसधमनी, फुफ्फुसशिरा, हृदय धमनी और हृदय शिरा। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों फुफ्फुसशिरा जो होती हैं दोस्तों, ये रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती हैं। मनुष्य की ध्वनि की समान एवं अधिकतम सीमा कितनी होती है? दोस्तों 50 से 70 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल, 65 से 75 डेसिबल और 75 से 85 डेसिबल। दोस्तों जो ध्वनि की जो इकाई होती है दोस्तों वो डेसिबल कहलाती है। तो बताना कि मनुष्य की ध्वनि की समान व अधिकतम इसे दोस्तों बताना मनुष्य की जो ध्वनि की समान और अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है सी,
बी। दोस्तों ध्वनि की जो सामान्य सीमा होती है दोस्तों 60 डेसिबल होती है और 80 डेसिबल दोस्तों अधिकतम सीमा है। कम से कम दोस्तों 60 डेसिबल और अधिकतम दोस्तों 80 डेसिबल होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 देखते हैं, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता। दोस्तों बताना कान का पर्दा किस जीव में नहीं पाया जाता। सांप में, कछुआ में, टेट्रा में और टोड में। टोड दोस्तों जो है मेढक की प्रजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सांप। सांप में दोस्तों पर्दा नहीं पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 42 में, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन है। ब्रूसीन, कैफीन, फेनिलैलानाइन और थीन। दोस्तों चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है दोस्तों उत्तेजक पदार्थ है वो दोस्तों है कैफीन। और दोस्तों तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और जबकि चाय की पत्तियों में दोस्तों कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 43 में पूछा गया है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी, एक लिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी या एक संगमनी। तो दोस्तों नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला दोस्तों पादप कहलाता है उभयलिंगी या दोस्तों इसी को द्विलिंगी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, भूड़ के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। दोस्तों बताना भूड़ के पोषण में कौन सी रचना सहायक होती है। तो दोस्तों इसका जो है 4 ऑप्शन है, पीतक झिल्ली, कुल झिल्ली, गुप्तकोश और प्लेसेंटा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है जो भ्रूण जो है दोस्तों भ्रूण के पोषण में जो सहायक होती है दोस्तों वो है प्लेसेंटा। इसका राइट आंसर दोस्तों प्लेसेंटा है। इसके बाद दोस्तों डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाता है। दोस्तों बताना डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। बताना दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, जल की, प्लेलेट्स की, हीमोग्लोबिन की या शर्करा की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों प्लेलेट्स। जब दोस्तों डेंगू बुखार व्यक्ति को चढ़ता है तो दोस्तों शरीर में प्लेलेट्स की मात्रा बहुत घट जाती है। कंप्यूटर की आईसी का क्या अर्थ होता है। दोस्तों कंप्यूटर की आईसी का क्या अर्थ है। आईसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों, जिसे दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ और दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है। विद्युत यांत्रिक, वैद्युत, चुंबकीय और प्रकाशिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रकाशिक। एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है प्रकाशिक प्रकार की भंडारण पद्धति होती है। तो इसके बाद दोस्तों 48 पूछा, इंटरनेट क्या है। दोस्तों इंटरनेट बता दें साइबर स्पेस है, गोफर है, वर्ल्ड वाइड वेब है या इंटरनेट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इंटरनेट जो है दोस्तों एक साइबर स्पेस है। इसको आप अच्छे से याद रखें। दोस्तों कंप्यूटर के 4 या 5 प्रश्न हर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में अधिकतम स्कोर कर सकें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं। प्रश्न 49 में क्या पूछा गया, GUI किस रूप में होता है। जो GUI का दोस्तों फुल फॉर्म बताना है GUI का। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्राफिकल यूजर इन्फॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन और दोस्तों दिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ये ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस। जी से दोस्तों ग्राफिकल, यू से यूजर और आई से इंटरफेस। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न 50 में क्या पूछा गया, इनायक क्या है दोस्तों। ENIAC है, ENIAC इनायक। इनायक दोस्तों बताना क्या है, एक इंजन है, एक दोस्तों स्मृति युक्त है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो दोस्तों इनायक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है दोस्तों। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो सी का मतलब यहाँ कैलकुलेटर से है, तो इसलिए आपको इसमें कैलकुलेटर का ही राइट आंसर लगाना सी। तो दोस्तों इनायक क्या है, एक कैलकुलेटर। तो दोस्तों आई होप यू कि आपको ये प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी दोस्तों। हमें आशा है कि आपको प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।